Assalamu alaikum, dear students. The topic for today is powers and functions of President of India. This topic is meant for the students of political science of class 11th. So the topic is powers and functions of the President of India. Pyare bachcho, the President is the chief executive or head of the state. According to Article 53 of the Constitution, the executive powers of the Union have been vested in the President. These are the executive powers. Executive powers. ये प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं. ठीक है. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट जो है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसके अलावा वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि एंजॉइंग सो मेनी पावर्स. चाहे एग्जीक्यूटिव की पावर्स की बात करें या लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे जुडिशरी पावर्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल पावर्स पढ़ेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इमरजेंसी पावर्स. तो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे. तो जहाँ तक एग्जीक्यूटिव पावर्स का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट जो है उसको एग्जीक्यूशन में क्या क्या इख्तियारात है. तो आर्टिकल 53 ने वाज़ा कर दिया है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज enjoying vast powers. Like first one is administration is the run in the name of president. हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वो किसके नाम पे चलती है? प्रेसिडेंट के नाम पे चलती है. अब आप बताएंगे कि कैसे. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि the entire administration of India is conducted in his name, and all government decisions are formally announced as his decisions. Laws passed by the parliament are promulgated in his name. चाहे कोई भी कानून बने, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हमारे यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट बनाती रहती है, लॉज बनाती रहती है, पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स वो डिस्कस करते रहते हैं. पॉलिसीज़ नई नई बनती रहती है. वो सारी किसके नाम पे बनती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही बनती है. क्योंकि जब तक ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक वो बात पहुँच जाए थ्रू द प्राइम मिनिस्टर की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट शामिल होगी, तब तक वो पॉलिसीज, तब तक वो लॉज जो है नहीं बनता है. इसलिए सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही चलती है. एंड द सेकंड वन इज अपॉइंटमेंट. चूँकि एग्जीक्यूटिव पावर्स में मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट जो है ही इज अथोराइज्ड टू मेक नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स. क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो है वो किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट की. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हालांकि जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल की है तो उस पार्टी का लीडर जो होता है ओबियसली वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. ठीक है. लेकिन फिर एडवांस करना, यानी फॉर्मली एडवांस करना, उनको वो सारी चीज़ें जो सरमोनियल फंक्शन वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है. उसके अलावा वो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन की बात करें, चाहे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें, फाइनेंस कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जो भी टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड थर्ड वन इज मिलिट्री पावर. और मिलिट्री पावर, इसमें हमारे यहाँ जो है मिलिट्री पावर्स की जो जब हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस.
याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। किसका, डिफेंस फोर्स का, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एरियल फोर्स हो, चाहे नेवल फोर्स हो, या आर्मेड फोर्स हो, या तमाम जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनका वो क्या होता है, हेड होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। एंड द अनदर इज पावर ऑफ डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पावर ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है, प्रेसिडेंट है द पावर ऑफ डायरेक्शन, control and coordination of the working of states. He can issue direction to the states for the compliance of union laws. तो इसी तरह से यहाँ पे डायरेक्शन दे देता है, स्टेट्स को दे देता है, यूनियन टेरिटरीज को दे देता है, उनको अच्छी तरह से डायरेक्शन दे देता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें उनको कोऑर्डिनेशन में रखना, तमाम स्टेट्स को यूनियन के साथ साथ ये सारी चीज़ें अंजाम देता है। कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड अनदर वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। Very important, under Article 239 provides that every union territory shall be administered by the president acting through an administrator, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, यूनियन टेरिटरी जो होती है, जो कि हमारे यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इसको दर्जा दिया गया 370 को हटा के। तो यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पहले यहाँ पे गवर्नर होता था जब आप फुल फ्लेजिंग स्टेट थी। अब होली एंड सोली जो है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दीज लेफ्टिनेंट गवर्नर्स दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले भी मैंने आपको मतलब अपॉइंटमेंट डिस्कस की, उस पर मैंने कहा कि जो भी टॉप लेवल की ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हो, गवर्नर्स हो, चीफ जस्टिस हो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के इलेक्शन कमिश्नर्स हो, तो ये अटॉर्नी जनरल या कंप्ट्रोलर जनरल, all these appointments are done by the president of India, ठीक है। all these appointments are done by the president of India। इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, दे आर द एजेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। हर एक यूनियन टेरिटरी जेन में रखता होता है, इसका कंट्रोल प्रेसिडेंट ही करता है। एंड द अनदर वन इज सेंडिंग बैक द डिसीजन ऑफ कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। फिर से एक बार, सेंडिंग बैक द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन, अंडर आर्टिकल 44th अमेंडमेंट, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगी, अंडर 44th अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट is power to send bill. Under 44th Amendment, the President is empowered to send back the decision of the Council of Ministers for reconsideration. But if the Council of Ministers repeat the decision, then the President is bound to accept the decision. ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर एक चैनल का काम करता है, प्राइम मिनिस्टर एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई भी पॉलिसी बनाई है, फिर वो अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सही नहीं है, सो ही हैज ए पावर टू रिकंसिडरेशन, ही कैन सेंड बैक दिस डिसीजन, दिस बिल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, बट लास्ट पे यहाँ पे होता है कि जब ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस में चली जाती है, अगर उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है, प्रेसिडेंट को उसको दस्तखत करना ही चाहिए, तो फिर वो सेंड बैक दिस बिल और दिस डिसीजन अगेन। और उसके बाद प्रेसिडेंट
is bound to accept that. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے. 7th one is link between the center and state. Link between the center and the state. چونکہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہوتا ہے, ہی از دا لنک بٹوین دا سینٹر اینڈ دا اسٹیٹس. ہی از ایگزیکٹو ہیڈ بوتھ دا یونین اینڈ دا فیڈریشن. کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے, یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیڈریشن ہوتی ہے, جن کو آپ پروونسز کہتے ہیں یا آپ اسٹیٹس کہتے ہیں, وہ اس کا بھی کیا ہوتا ہے, وہ اس کا بھی ہیڈ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے وہ ایک لنک بنائے رکھتا ہے سینٹر اور اسٹیٹس کے بیچ میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایگزیکٹو پاورز میں آتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کے آج کے لیے اتنا, اور کل ہم انشاءاللہ لیجسلیٹو پاورز کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.